मेरा नाम अवनीश है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, सिर्फ मेरी एक बहन के अलावा। हमारे माता-पिता तो हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। मैंने खुद ही अपनी बहन की शादी भी की थी और अब वह अपने ससुराल में खुशी-खुशी रह रही थी। मैं यहाँ उत्तराखंड में नौकरी करता था और मैं यहीं पर रह रहा था। यहाँ पर मैंने किराए पर अपना एक फ्लैट लिया हुआ था। एक आम आदमी के हिसाब से मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी। मैं अच्छा काम किया करता था। मेरी बहन कभी-कभी मेरे घर आ जाती थी और मेरे घर के सारे काम करके अपने ससुराल चली जाती थी। लेकिन इन दिनों उसकी प्रेगनेंसी के दिन चल रहे थे, इसलिए वह मेरे घर पर नहीं आ सकती थी। वैसे तो मैं घर के सारे काम कर लिया करता था, लेकिन जब कोई औरत घरेलू काम करती है, तो वह अपने हिसाब से करती है और अपने नर्क बने हुए घर को भी स्वर्ग बना देती है। लेकिन जब कोई मर्द घर के काम करने लग जाता है, तो शायद स्वर्ग बने हुए घर को भी नर्क बना देता है। क्योंकि मर्द घर को औरत के हिसाब से नहीं चला सकता और औरत बहुत समझदारी और अपने हिसाब से ही अपने घर को चलाती है। शायद मेरे अकेलेपन के लिए भी एक सॉल्यूशन निकल गया था। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे कभी किसी लड़की से बेहद प्यार हो जाएगा। वो लड़की मेरा आने वाला भाग्य बन जाएगी, क्योंकि उसे पाने के लिए मैंने हर कोशिश की थी। मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की को पाने के लिए मैंने इतनी कोशिश कर रहा हूँ, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते-करते मेरे साथ एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बारे में मैं कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जिस लड़की से मैं बेहद प्यार करता था, उसकी खुशी को ही मद्देनज़र रखते हुए उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया था और अपना दिल पक्का कर लिया था, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे और मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में एक स्पेशल टाइम गुज़ार रहा था। वह टाइम मेरे लिए ऐसा था, जिसको मैं आज भी याद करके मुस्कुराता हूँ। मुझे अपनी पत्नी श्वेता से बहुत ज़्यादा बेहद प्यार था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि मैं क्या, अगर कोई भी मर्द उसे देखता, तो वह सिर्फ़ देखता ही रह जाता। भगवान ने उसे बहुत ही फुर्सत से बनाया हुआ था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि मैं हमेशा उसकी खूबसूरती की तारीफ ही करता रहता था। उसके चेहरे से मेरी नज़र हटती ही नहीं थी। श्वेता को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज़्यादा नाज़ था। वह अपने खूबसूरत होने पर बहुत घमंड किया करती थी और इसी वजह से वह किसी को भी सीधे मुँह नहीं लगाती थी। लेकिन मुझे उसकी यही आदत बहुत पसंद आई थी और मैंने सोच लिया था कि मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। बस इसी बात ने मुझे बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़त किया था। मैंने उसको पाने के लिए उसके घर के बहुत चक्कर लगाए थे और फिर इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार मेरी कोशिश रंग ले ही आई थी और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था। फिर श्वेता से मेरी शादी भी हो गई थी। श्वेता से शादी हो जाने के बाद मैं बहुत खुश था। दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझने लगा था, क्योंकि मेरे लिए यह बहुत सौभाग्य की बात थी कि सबसे खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी बन गई थी और फिर वह मुझे बेहद पसंद थी। मैंने जिसे चाहा था उसे पा भी लिया था। अब मैं चाहता था कि जितनी मोहब्बत मैं श्वेता से करता हूँ, वह भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करे। मैं चाहता था कि मेरी वजह से श्वेता को किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। मैं उसकी हर डिमांड को पूरी करने की कोशिश करता था, ताकि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर श्वेता को उसके माता-पिता का यह फैसला गलत ना लगे, क्योंकि उसके माता-पिता ने अपनी मर्ज़ी से मेरी शादी उसके साथ करवाई थी। मेरी लव मैरिज अरेंज मैरिज के रूप में बदल गई थी। मुझे इस बात की बेहद खुशी थी, इसलिए अब मैं शादी के बाद दिन-रात मेहनत करने लगा था। वैसे तो मेरी पहले से ही अच्छी जॉब थी, लेकिन जब से मेरी शादी श्वेता से हुई थी, मैं उसके हर सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए पैसा कमाना और मेहनत करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इतने सैक्रिफाइस करने के बावजूद भी श्वेता की डिमांड्स को मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि श्वेता के डिमांड्स और उसके सपने बहुत ही ऊँचे-ऊँचे थे और उसके सपनों को भी पूरा करने में मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, जो कि मेरे पास नहीं थे। मैं जितने पैसे कमाता था, वह सारे ही खर्च हो जाया करते थे। मेरे पास कुछ भी सेविंग्स नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं श्वेता को यकीन दिलाता था और उससे वादा किया करता था कि मैं कोशिश करूँगा उसकी हर डिमांड को पूरा करने की। मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे सपने को पूरा कर दूँगा। मेरी बात सुनकर श्वेता खामोश हो जाती थी और यकीन न करते हुए अंदाज में मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी। वह सिर्फ़ अपने चेहरे पर नॉर्मल सी मुस्कुराहट सजाती थी। जिस तरह से मैं उसे खुश देखना चाहता था, उस तरह से वह खुश नहीं होती थी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर मैं एक अजीब-सी कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाता था, क्योंकि मुझे यह बात समझ नहीं आती थी कि उसकी मुस्कुराहट में कोई राज छुपा है
या फिर उसको मेरी इस बात पर यकीन नहीं है। फिलहाल जो भी था, मैंने अपने दिल को पक्का फैसला कर लिया था कि मैं उसके इस यकीन को ना करने वाले अंदाज को एक दिन यकीन करने वाले अंदाज में बदल दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी ना क्यों ना करना पड़े। इसलिए अब मैं जॉब करने के साथ-साथ अलग से कोई भी काम मिलता था, तो वो भी मैं कर लिया करता था, क्योंकि कोई भी काम करते हुए मैंने कभी खुद को किसी से कम महसूस नहीं किया था। इसलिए मैं दिन के टाइम जॉब करता था और रात को मुझे कभी भी कोई भी काम मिल जाता, तो वह मैं खुशी-खुशी कर लिया करता था, क्योंकि श्वेता की खुशियाँ मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर थी। ये सब कुछ मैं अपनी प्यारी पत्नी के लिए कर रहा था। ताकि एक्स्ट्रा काम करके मुझे कुछ ज़्यादा पैसे मिल सकें और मैं इन पैसों से श्वेता को घुमाने-फिराने के लिए ले जाया करूँगा। यही सोचकर मैंने पूरा 1 महीना बड़ी ही मेहनत के साथ काम करके गुज़ारा था और फिर उससे मिलने वाले पैसों से मैं श्वेता को एक अच्छे से और बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर गया था, जहाँ पर हमारे शहर में आने वाले सेलिब्रिटीज़ खाना खाया करते थे। वहाँ जाकर वह बहुत खुश हुई थी और मैं श्वेता को देखकर दिल में बहुत ही ज़्यादा खुश था और बेफ़िक्र हो गया था। मैंने दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा किया था और सोचा था कि चलो, इतने टाइम में ही सही मैंने अपने पत्नी को खुशी तो दे दी। अब मैंने वह अपना पूरा हफ्ता का रूटीन बना लिया था, क्योंकि हर हफ्ते श्वेता को अपने साथ किसी न किसी जगह पर ले जाता था, जहाँ पर मेरे पैसे तो ज़्यादा खर्च होते थे, पर मेरी पत्नी के चेहरे पर मेरी वजह से मुस्कान आ जाती थी। और हर दूसरे-तीसरे दिन उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता था, जहाँ पर हम लोग गए थे। वहाँ जाने के बाद हम लोग खाना खाते थे। मेरे लिए ये सब काफ़ी महँगा तो पड़ता था, लेकिन मेरी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान कहीं इससे ज़्यादा महँगी थी। यह होटल देखने में बिल्कुल शानदार था। यहाँ खाना खाने के बाद टिप भी दी जाती थी। हम लोग वहाँ जाकर खाना खा लेते थे और उसके बाद मैं अपनी पत्नी को आइसक्रीम भी खिलाने के लिए लेकर जाता था। लेकिन अब मैंने जब से अपनी पत्नी की सारी डिमांड्स पूरी करनी शुरू कर दी थी, तो मैंने नोटिस किया था कि अब जब भी मैं श्वेता को घर से बाहर लेकर जाता था, वह पहले की जितना खुश नहीं नज़र नहीं आती थी और यह बात मैंने महसूस कर ली थी। इसलिए मैंने श्वेता से इसकी वजह पूछी थी कि आखिर तुम खुश क्यों नहीं हो? क्या कुछ कमी रह गई है? तो वह मुझसे कहने लगी कि मैं एक ही जगह पर बार-बार आकर बोर हो गई हूँ, तो मुझे इसी रेस्टोरेंट में लेकर आते रहते हो। माना कि यह रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, अच्छा है, मगर इंसान एक ही काम को कर के बार-बार बोर हो जाता है और मैं भी अब बोर हो गई हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि हमें कहीं और भी जाना चाहिए? मैंने कहा तो तुम्हें बता देना चाहिए था कि आखिर तुम कहाँ जाना चाहती हो। उसने मुझसे कहा कि यह तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि आखिर हम लोग हमेशा एक ही जगह पर क्यों आते हैं। इसके अलावा और भी कहीं पर हम लोग क्यों नहीं जाते? मैं तो श्वेता की बातें सुनकर बस खामोश सा हो गया था, क्योंकि मैं श्वेता के सामने अपनी मजबूरियों का रोना नहीं रोना चाहता था और ना ही उससे ये बताना चाहता था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे इस जगह के अलावा और भी किसी महँगी जगह पर लेके जा सकूँ। मेरे लिए तो इस जगह का खर्चा अफ़ोर्ड करना ही काफ़ी मुश्किल था। मैं तो बस खामोश होकर बैठकर उसकी तरफ देख रहा था, क्योंकि मुझे श्वेता की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ था और साथ ही में मुझे अपने ही ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं अपनी पत्नी को खुश क्यों नहीं रख पा रहा हूँ, जबकि मैं श्वेता को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहता था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं हर बार नाकाम हो जाता था। वह हर बार मुझे अपनी फ्रेंड्स के बारे में बताती थी कि मेरी सभी फ्रेंड्स का किस्मत बहुत अच्छी निकली, क्योंकि उन सब की शादी यहाँ अमीर फैमिलीज में हुई है और वह सभी अपने ससुराल में अपने पति के साथ बहुत खुश रह रही हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स ही अपने पतियों के साथ हर जगह घूमने के लिए जाती हैं। हर महीने उन लोगों को पिकनिक पर जाना होता है और एक हम लोग हैं जो घर से सिर्फ इस रेस्टोरेंट या फिर मार्केट में ही घूम लेते हैं और कहीं जाते ही नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी तो बस इतनी सी ही रह गई है। कोई शिमला जाता है तो कोई मनाली जाता है, कोई कश्मीर जाता है। हम तो सिर्फ ऐसी जगह के बारे में सोच ही सकते हैं। अपनी पूरी बात करने के बाद वह मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। फिर उसने कहा कि मेरी सारी फ्रेंड्स के में सिर्फ मेरी ही किस्मत ऐसी निकली कि मैं हर चीज़ के लिए तरस कर रह गई हूँ। श्वेता की बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था और मैंने उससे अपनी नज़रों को चुरा लिया था। श्वेता की शादी होने के बाद आज पहली बार उसकी फ्रेंड्स हमारे यहाँ डिनर पर आई थी। श्वेता ने अपनी फ्रेंड को डिनर पर इनवाइट किया था और उसके लिए काफ़ी सारे डिशेस भी तैयार की थी। इस सब में भी मेरा काफ़ी खर्चा हो गया था, क्योंकि हम तो नॉर्मल घर के सिर्फ 1 या 2 डिशेस बनाते थे। लेकिन उसने कहा था कि मेरी फ्रेंड बहुत अमीर फैमिली में शादी करके गई है
इसलिए उसके ससुराल में मेहमानों के लिए काफ़ी सारे डिशेज़ भी बनाई जाती हैं। यही वजह थी कि उसने भी अपनी फ्रेंड के घर आने के लिए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया था। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, मेहमान तो वैसे भी कभी-कभी आते हैं, लेकिन उसकी फ्रेंड हमारे घर में आने के बाद बड़ी ही अजीब-अजीब नज़रों से हमारे घर को टटोल-टटोल कर चारों तरफ से देख रही थी। और फिर उसके साथ ही उसने श्वेता को भी तरस भरी नज़रों से देखा था और उससे पूछा था कि यह तुम्हारा घर कितना छोटा है, ये तो बिल्कुल एक छोटे से डब्बे जैसा लग रहा है। उसने इसके अलावा घर के बारे में और भी काफ़ी सारी बातें कही थी। उसने मेरी पत्नी से यह भी कहा था कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि तुम्हें अमीर लोग कितने पसंद हैं और तुम्हारी कितनी ख्वाहिशें थी कि तुम्हारी शादी भी किसी बहुत अच्छी जगह पर हो जाए, जहाँ पर तुम्हारी हर डिमांड को पूरा किया जाए। श्वेता अपने फ्रेंड की सारी बातें सुनकर खामोश खड़ी रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद श्वेता की फ्रेंड ने जब उसे खामोश खड़ा हुआ देखा तो उससे पूछा कि तुम खुश तो हो ना? और बताओ, तुम्हारी शादी ऐसे घर में कैसे हो गई? तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे लिए कुछ तो देखना चाहिए था, जबकि तुम तो इतनी खूबसूरत और इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। तुम्हारा रिश्ता तो किसी भी अच्छे घर से आ जाना था, जहाँ पर तुम सारी ज़िंदगी राज करती। आखिर यह सब तुमने अपने साथ क्या किया? यह सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ? अपनी पत्नी की फ्रेंड की बातें सुनकर मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उसे मुँह तोड़ जवाब दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी पत्नी ऐसा करे और उससे कहे कि मैं बहुत खुश हूँ और वैसे भी खुश रहने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत की ज़रूरत होती है और मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। इस बात पर मेरा दिल टूट गया था, बल्कि उसने तो अपनी फ्रेंड का साथ भी दिया था। उसने बुरा-सा मुँह बना लिया था और अपनी फ्रेंड से कहा था कि खूबसूरत होने से भला क्या होता है? बस इंसान की किस्मत अच्छी होनी चाहिए। शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, तभी तो मेरी शादी यहाँ पर हो गई। बस इंसान अपनी किस्मत के हाथों मजबूर हो जाता है। मैंने बहुत सी खूबसूरत लड़कियों को उसकी किस्मत के हाथों दर-ब-दर की ठोकरें खाते हुए देखा है। बस मेरा भाग्य भी उन बदकिस्मत लोगों की तरह ही है, जिनको अपनी ख्वाहिशों का गला अपने ही हाथों घोटना पड़ता है। श्वेता की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था, जैसे किसी ने मेरे मुँह पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि मुझे श्वेता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे अपनी मोहब्बत पर बड़ा ही अभिमान था और मुझे लगता था कि श्वेता को भी मेरी मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और अगर ऐसा था भी, तो वह शायद दूसरों के सामने ऐसा कुछ ज़ाहिर नहीं करेगी कि उसे मेरे घर में कोई परेशानी हो रही है। लेकिन वह तो अपनी फ्रेंड के सामने मेरी सारी बातें खोल चुकी थी। श्वेता की सारी बातें सुनकर मेरा सारा भरम चूर-चूर हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच रहा हो। फिर मैं उन दोनों को आपस में बातें करता हुआ छोड़कर खामोशी से घर से बाहर निकल गया था, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी तो नहीं सुन सकता था मैं। सारा दिन मैंने बाहर ही गुजारा था। मैं रात को बहुत देर से घर वापस आया था, क्योंकि मुझे हर चीज़ से नफ़रत हो रही थी और मुझे अपने आप से तो घिन महसूस हो रही थी। मैं यही सोच-सोच कर परेशान हो रहा था कि भगवान ने मेरी किस्मत कैसी बनाई है कि मैं अपनी पत्नी के डिमांड्स को नहीं पूरा कर सकता। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी पत्नी के लिए चाँद तारे भी तोड़ कर ला सकता था। रात को जब मैं घर वापस गया तो यह देखकर हैरान रह गया, श्वेता सो नहीं रही थी, बल्कि बैठी हुई मेरा इंतज़ार कर रही थी। वह मुझे देखकर जल्दी से मेरे पास आई थी और मुझसे कहने लगी कि आप कहाँ चले गए थे और जाते हुए मुझे कुछ बताकर भी नहीं गए थे। आपको पता है कि मैं आपके लिए कितना परेशान हो गई थी। श्वेता को अपने लिए इस तरह परेशान देखकर मुझे थोड़ी सी भी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा सारा भरम तो अब टूट चुका था। इसलिए मैंने श्वेता के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसी से मैं ही पूछने लगा कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो। उसने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा कि मैं आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन मैंने श्वेता का जवाब सुनकर उसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं सीधा चलता हुआ खामोशी से अपने कमरे में आ गया था और आकर अपना नाइट सूट निकालने लगा था। मेरे पीछे ही श्वेता भी रूम में आ गई थी। मैं अभी अलमारी से अपने कपड़े निकाल ही रहा था कि वह मुझसे पूछने लगी कि क्या आप मुझसे किसी बात पर नाराज हो? तो मैंने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और मैं अपने कपड़े निकालने में बिजी था। और फिर मैंने गुस्से से पूछा, क्या तुम सच में मुझसे शादी करने पर खुद को अनलक्की समझती हो? तो मेरी बात सुनकर अचानक ही श्वेता के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो मुझसे फौरन ही गर्दन हिलाते हुए कहने लगी,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? श्वेता की बात सुनकर मैंने उससे साफ-साफ कह दिया था कि जब तुम अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि तुम्हारी किस्मत खराब है, इसलिए तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। इसलिए तुम्हें अब मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मेरी बातें सुनकर श्वेता ने जल्दी से बात को इधर-उधर घुमाने की कोशिश की थी और मुझसे कहा था कि ज़रूर आपको कोई गलतफ़हमी हो रही है। क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि मैंने तो कहा था कि पत्नी का भाग्य तो पति से जुड़ा हुआ होता है और पत्नी के लिए यही सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि उसका पति उससे इतना प्यार करता है, उसको इतनी इज्जत देता है और यही उसके लिए बहुत है। इसलिए अगर मेरे पति की किस्मत अच्छी हुई, तो उनको भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ही बदकिस्मत हुई, तो सब में आपका कोई कसूर नहीं। श्वेता की बातें सुनकर मैं फ़ौरन ही उसकी बातों में आ गया था, क्योंकि वो बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर ऐसी बातें कर रही थी। और तो और मैंने उसका यकीन भी कर लिया था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं उसकी हर बात पर आँख बंद करके यकीन कर लिया करता था। इसलिए मैंने श्वेता से अपनी सारी नाराज़गी ख़त्म कर दी। फिर कुछ ही दिनों के बाद मेरी पत्नी की वही वाली फ्रेंड के घर पर फंक्शन था और श्वेता वहीं जाने की जिद कर रही थी। मैं नहीं चाहता था कि श्वेता अपनी उसी फ्रेंड के घर जाए, क्योंकि जब वो हमारे घर आई थी, तो उसकी बातें सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए मैंने श्वेता को वहाँ जाने से साफ मना कर दिया था। लेकिन श्वेता कब किसी की बात मानती थी, बल्कि वह तो अपनी ही चलाती थी। इसलिए मैं भी उसकी जिद के आगे मजबूर हो गया था और उसे जाने की परमिशन दे दी थी। लेकिन श्वेता रात को काफ़ी देर बाद घर वापस आई थी। उसे घर आने में काफ़ी रात हो गई थी। मुझे उसकी बहुत फ़िक्र सता रही थी। इसलिए श्वेता के आते ही मैंने उससे पूछा था कि इतनी देर कहाँ कर दी तुमने घर आने में? मेरी बात सुनकर उसने कहा था कि आज इतने टाइम बाद हम सारे कॉलेज की फ्रेंड एक साथ मिले थे और अपने बीते हुए दिनों को याद किया है, तो देर सवेर तो हो ही जाती है। और वैसे भी आप फ़िक्र मत करो, मेरी फ्रेंड राधिका खुद मुझे अपनी गाड़ी से यहाँ छोड़कर गई है और अब मैं बहुत थक गई हूँ। इसलिए अगर आपकी इंक्वायरी पूरी हो गई हो, तो क्या मैं सोने के लिए जा सकती हूँ? यह कहकर श्वेता रुकी नहीं, बल्कि फौरन ही अपने कमरे में चली गई थी और मैं वहीं खड़ा रह गया, बस उसे देखता रह गया कि वह कैसे चली गई। फिर अगले ही दिन श्वेता दोबारा से तैयार हो रही थी। पता नहीं अब वह कहाँ जा रही थी। उसे इतना तैयार होता हुआ देखकर मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाने की तैयारी है तुम्हारी? तो मेरी बात सुनकर श्वेता ने मुझे बताया कि मैं राधिका के घर जा रही हूँ। उसकी इस बात को सुनकर मुझे फौरन ही गुस्सा आ गया था और मैंने उसे कहा था कि तुम कल ही तो वहाँ पर गई थी, फिर अब तुम्हारा वहाँ पर क्या काम आ गया? आज क्यों तुम वहाँ जा रही हो? वैसे भी रोज-रोज किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं होती। मेरी इस बात पर श्वेता ने बड़े ही बेरुखी से मुझे जवाब दिया था कि मुझे राधिका से कुछ काम है, थोड़ी देर में आ जाऊँगी और वैसे भी मैं किसी और के घर नहीं जा रही हूँ, बल्कि अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, राधिका के घर, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो। वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। उसके घर जाने में मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। अब तो वह श्वेता का डेली का रूटीन बन गया था। अब वो हर रोज़ खूब तैयार होकर राधिका के घर चली जाती थी और काफ़ी देर से घर लौटती थी। उसे मेरी भी कोई फ़िक्र नहीं होती थी कि मुझे घर आकर खाना भी खाना होता है। वो मेरे लिए खाना भी नहीं बनाती थी, इसलिए मैं मार्केट से ही लाकर खाना खा लिया करता था। और जब वो खुद घर आती और कहती कि मैं खाना खाकर आई हूँ, मुझे उसकी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इसलिए अब हमारी रोज़ ही लड़ाई होने लगी थी। मेरे लाख समझाने पर भी वह मेरी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक दिन हमारी बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हुई थी। इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी कि हम दोनों ने एक दूसरे से अलग होने पर तैयार हो गए थे। लेकिन इसमें भी श्वेता को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बल्कि वो तो गुस्से में मुझे इस तरह से छोड़कर राधिका के घर चली गई थी, उसको मेरी नाराज़गी का भी कोई परवाह नहीं था। पर मैंने सोच लिया था कि शायद अब श्वेता को गुस्से से नहीं, बल्कि प्यार से समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है। इसलिए जब वो घर वापस आई थी, तो मैंने उसका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया था, ताकि उसे कुछ स्पेशल लगे और उसका मूड ठीक हो जाए। मैंने खुश होकर उससे कहा भी था कि हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, घूमने-फिरने के लिए। पहले तो श्वेता ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था कि मेरा मूड नहीं है, लेकिन फिर मेरे ज़्यादा जिद करने पर वह मान गई थी। उसे मैंने उससे कहा था कि तुम जल्दी से अच्छी तरह से रेडी हो जाओ, फिर हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ था, तो मैंने गहरी साँस भरी थी
कि चलो अच्छा है, उसके मूड को कुछ तो चेंज आए हैं। हम दोनों खुशी-खुशी घर से निकल गए थे। हमें घर से निकले हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि रास्ते में हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। यह हादसा हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था, जिसमें श्वेता के सर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और वह बेचारी बहुत ही तकलीफ में थी। वैसे तो मुझे भी बहुत चोट आई थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी की चोट की परवाह थी। मेरे तो बस मामूली सी चोट आई थी। रोड पर मौजूद लोग जल्दी से हमें उठाकर अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने फौरन ही हम दोनों का इलाज शुरू कर दिया था। लेकिन श्वेता के बारे में पूछने पर डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अभी हम आपके श्वेता के बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि पेशेंट की हालत कुछ सीरियस है। पेशेंट के सर पर बहुत गहरी चोट आई है। वह अभी भी बेहोश हैं। जब तक वह होश में नहीं आ जाती, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। होश में आने के बाद ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि उनके होश में आने का इंतज़ार किया जाए। श्वेता को बेहोश हुए 1 घंटा हो गया था, लेकिन अभी तक होश में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था और अपने भगवान से बार-बार अपनी पत्नी की सलामती की भीख माँग रहा था। मैं बहुत घबरा गया था और बार-बार उसके होश में आने की प्रार्थना कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद श्वेता को होश आ गया। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन अगले ही पल मेरे होश उड़ गए थे, जब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इस हादसे में आपकी पत्नी की दोनों आँखें चली गई हैं। अब वह इस रंगीन दुनिया को अपनी आँखों से कभी नहीं देख सकती। मुझे तो डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैं फ़ौरन ही भागकर श्वेता के पास चला गया था और वहाँ पर जाते ही मैंने श्वेता से पूछा, "तुम कैसी हो?" फिर श्वेता ने मेरी आवाज़ सुनकर मुझसे कहा था कि अवनीश, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दर्द से फटने वाला है। मैं इसी अफसोस में वहाँ खड़ा हुआ था और अपनी पत्नी को बड़ी बेताबी की नज़रों से देख रहा था, जब उसने कहा मुझसे कि कमरे में अंधेरा क्यों किया हुआ है? अवनीश, जरा यहाँ की लाइट तो ऑन करो। इस कमरे में बहुत अंधेरा है और तुम तो जानते ही हो ना कि मुझे अंधेरे से डर लगता है और मेरे दिल पर घबराहट सवार हो जाती है। मैंने डॉक्टर से भी इस बारे में कहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आपको अभी कुछ देर अंधेरे में ही रखा जाएगा, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। तो श्वेता की बातें सुनकर मैंने कमरे में चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई और मेरे आँखों से आँसू निकल रहे थे, क्योंकि कमरे में हर जगह रोशनी ही रोशनी छाई हुई थी। फिर मैंने बड़ी ही मुश्किल से खुद को सँभाला था और श्वेता से कहा था कि तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 2 दिन बाद श्वेता की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी, तो डॉक्टर ने उसे सारी सच्चाई बता दी थी, जिसे सुनकर मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा रोई थी और मुझे भी उसकी हालत पर बहुत अफ़सोस था। लेकिन फिर उसने खुद को बहुत जल्द ही सँभाल लिया था, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने श्वेता से वादा किया था कि मैं तुम्हारा इलाज करवा कर ही रहूँगा और तुम एक दिन ज़रूर ठीक हो जाओगी और पहले की तरह अपनी आँखों से देख सकोगी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे पूरी उम्मीद दिलाई थी कि आपकी पत्नी का इलाज मुमकिन है। श्वेता के इलाज के लिए मैंने एक बार फिर से जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी थी और इन पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवाना शुरू कर दिया था। अब इस हादसे को कई महीने गुजर गए थे, लेकिन श्वेता को कोई फ़र्क ही नहीं हुआ था, जिसकी वजह से श्वेता अपनी हिम्मत हार गई थी और उसकी हालत अब दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। मुझसे श्वेता की यह हालत देखी ही नहीं जा रही थी और मैं सारा दिन श्वेता से छुप-छुप कर रोता रहता था, ताकि उसे और ज़्यादा अफ़सोस ना हो, क्योंकि मैं खुद को श्वेता की इस हालत का ज़िम्मेदार समझता था। लेकिन मैंने कई बार श्वेता से माफ़ी भी माँगी थी और इससे कहा भी था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम उस दिन कहीं भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर गया था, तभी तो यह सब कुछ हुआ था। अगर हम लोग उस दिन नहीं जाते, तो शायद यह हादसा नहीं हुआ होता। मेरी बात सुनकर श्वेता मुझसे कहती थी कि अब इस सब में आपका कोई कसूर नहीं है, बल्कि इंसान के साथ वही होता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। शायद मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिखा था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। आप खुद को दोष मत दो, क्योंकि आप कसूरवार नहीं हो। मैं आपको कसूरवार नहीं समझती। मैं श्वेता की बातें सुनकर और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता था और मैं उसको इस हालत में नहीं देखना चाहता था। इसलिए मैंने उसको शहर के सबसे बेस्ट आई क्लिनिक में दिखाया था और उसका महँगे से महँगा इलाज करवाना शुरू कर दिया था, जिसके लिए मैं दिन-रात मेहनत करता था। मैं जब भी रात को घर वापस आता था, तो श्वेता को देखकर मेरा दिल बहुत दुख जाता था, क्योंकि कभी वह ज़मीन पर गिरी हुई होती थी और कभी बैठकर रो रही होती थी।
वह मेरे पूछने पर बताती थी कि मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी और मुझे पानी नहीं मिल रहा था। यह सब कुछ सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता था और मैं सिर्फ़ पछतावे की दलदल में धँसता जा रहा था। कभी-कभी मेरा दिल करता था कि मैं सारा दिन अपनी पत्नी के पास ही बैठा रहूँ और उसका ख़्याल रखूँ। लेकिन फिर मैं यही सोचता था कि अगर कहीं जाकर काम नहीं करूँगा, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएँगे और इस तरह से मैं अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करवा पाऊँगा। बस यही सब कुछ सोचकर मैं मजबूर होकर काम पर चला जाता था। फिर मैंने श्वेता के इलाज के लिए 10 लाख का लोन भी ले लिया था और अब उसका इलाज एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शुरू करवा दिया था। श्वेता के इलाज को 3 महीने का टाइम पूरा हो गया था, लेकिन उसे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था कि क्योंकि मैं किसी तरह से उसके इलाज में कोई कमी नहीं रख रहा था, फिर भी उसकी आँखों की रोशनी में कोई फ़र्क ही नहीं हो रहा था। अब मेरे साथ-साथ सारे डॉक्टर भी परेशान हो गए थे कि आखिर श्वेता क्यों ठीक नहीं हो रही है। अब तो और हालात ज़्यादा गंभीर हो गए थे। श्वेता का इलाज करवाते हुए मैं सड़क पर आ गया था और मेरी कंडीशन भिखारियों जैसी हो गई थी। कई बार तो मेरी बहन ने भी मुझे श्वेता के इलाज के लिए पैसे दिए थे, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता था, क्योंकि वो मेरी बहन थी। उसे मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल था। एक दिन उसने मुझे समझाने के लिए ही कहा था कि भैया, भाभी का इलाज अब ना करवाओ, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन बहुत बुरी हो गई है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि मैं श्वेता से बहुत प्यार करता था और मैं उसे ऐसी हालत में कभी नहीं देख सकता था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। अब मैं इस वक़्त में उसका साथ कैसे छोड़ सकता था? मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई थीं, क्योंकि श्वेता ठीक नहीं हो रही थी। अब जिन लोगों से मैंने उधार लिया था, वह भी मुझसे बार-बार पैसे माँग रहे थे और मैं हर बार उन लोगों को कुछ वक़्त माँग लेता था, लेकिन वह लोग उस पे भी राज़ी नहीं हो रहे थे। और होते भी क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों को कई बार कह के टाल चुका था। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं बहुत बुरे हालात से गुज़र रहा था। इन लोगों ने मुझ पर ज़ोर डालना शुरू कर दिया था कि मैंने उनके पैसे वापस नहीं किए, तो वह लोग मेरा बुरा हाल कर देंगे। मैं अपने हालात से लड़ते-लड़ते अब थक चुका था, क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था और मैं अब बेबस हो चुका था। फिर एक दिन जब मैं काम से घर वापस आया, तो श्वेता की हालत कुछ अजीब-सी थी। उसकी आँखों से आँसू निकल रहे थे और वह पसीने से भीग रही थी। उसके हाथ में बहुत सारे पैसे थे। फिर उसने मेरी आवाज़ सुनते ही सारे पैसे मेरे सामने कर दिए और मुझसे कहने लगी कि ये पैसे आपका कोई दोस्त देकर गया है। इन पैसों को मैंने बड़ी ही हैरानी से देखते हुए ये सोचा कि मेरे दोस्त आखिर किसने दिए होंगे, क्योंकि मेरे तो काफ़ी सारे दोस्त थे, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो मेरी मदद किया करते थे। वह इस इन दिनों शहर से बाहर गए हुए थे और कुछ दोस्त तो ऐसे थे जिससे मैं पहले ही पैसे उधार ले चुका था। वह लगातार मुझसे अपने पैसे माँग रहे थे। अब ऐसा हर रोज़ होने लगा था। मैं जब भी घर से वापस आता था, तो श्वेता मेरे सामने पैसे रख देती थी, लेकिन उसकी हालत बहुत अजीब-सी होती थी। कभी उसके बाल खुले हुए होते थे, कभी वह बहुत टेंशन में होती थी और कभी तो वह रो रही होती थी और उसके मुँह पर थप्पड़ का निशान भी होता था, जिसे देखकर मैं बहुत डर जाता था और सोचता था कि आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है। इसलिए एक दिन मैं इस हकीकत को जानने के लिए श्वेता को यह कहकर घर के अंदर ही छुप गया था कि मैं काम पर जा रहा हूँ और श्वेता पर नज़र रखे हुए था, क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि आखिर श्वेता को पैसे देकर कौन जाता है और उसकी यह अजीबोगरीब हालत कैसे होती है और इस सब का मतलब क्या है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ वो सब हकीकत है या नहीं, क्योंकि मेरे जाते ही श्वेता उठ खड़ी हुई थी और सीधा चलती हुई अपने कमरे में चली गई थी। फिर कुछ ही देर में वो अपना मोबाइल लेकर आई थी और किसी अजीत नाम के लड़के से फ़ोन पर बातें कर रही थी और कह रही थी कि हमारे इस नाटक का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो लगा था कि जब मैं अंधेपन का नाटक रचाऊँगी, तो अवनीश मुझे डिवोर्स दे देगा, क्योंकि वह तो लड़कियों की खूबसूरती पर मरने वाला इंसान है। मुझे भी उसने खूबसूरत देखकर ही पसंद किया था और अब तो मेरी खूबसूरती पर ग्रहण लग चुका था, लेकिन फिर भी उसने तो मेरी उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया, जब उसने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया था। और वह कह रही थी कि अजीत देखो, तुम्हारा दूसरा आइडिया भी हमारे कुछ काम नहीं आया। मैं तो हर रोज़ अजीब-अजीब हरकतें करने लग गई थी। अब तो अवनीश मुझ पर शक करेगा और मुझे फ़ौरन ही छोड़ देगा, लेकिन पता नहीं क्यों?
अवनीश तो मुझ पर कभी शक ही नहीं करता। अवनीश तो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है। उसे तो मुझ पर कभी शक नहीं हो रहा है। मेरी तो बस अब यही ख्वाहिश है कि अवनीश मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स दे दे और मैं इस घर को छोड़कर और उसको छोड़कर चली जाऊँ। क्योंकि मैं इस घुटन भरे माहौल से और इस गरीबी भरी ज़िंदगी से आज़ाद हो जाना चाहती हूँ। श्वेता की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे किसी सांप ने सूंघ लिया हो, क्योंकि मैं अपनी जगह से कोई रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि श्वेता मेरे साथ अंधेपन का इतना बड़ा नाटक कर रही थी। फिर मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं इस नाटक को पहचाना क्यों नहीं। मैंने इसके ऊपर इतने पैसे लगाए और मैं अब इतने कर्ज में डूब गया हूँ जिससे निकलना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। मैंने श्वेता की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं अभी जाकर श्वेता के मुंह पर थप्पड़ मार दूं और उससे पूछूं कि आखिर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। उसने मेरी मोहब्बत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। अब मुझे उससे बहुत ज़्यादा नफरत महसूस होने लगी थी। फिर मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था और श्वेता को रंगे हाथों पकड़ लिया था। वह मुझे देखकर बहुत डर गई थी और उसने मुझसे नज़रें चुरा ली थी, क्योंकि वह समझ गई थी कि मैं उसकी सारी सच्चाई को जान गया हूँ। मैंने श्वेता से सवाल किया था कि आखिर तुमने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई थी। फिर मैं उस पर चिल्लाया था। मैंने उससे कहा था कि खामोश मत रहो, मुझे सब कुछ सच-सच में बताओ। मेरे चिल्लाने पर वह काँप गई और उसकी आँखों से अचानक आँसू आ गए। कहने लगी कि मैं तुमसे तंग आ गई थी और तुम्हारे साथ इस गरीबी भरी ज़िंदगी से भी। मुझे मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं, बल्कि पैसे चाहिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं है, अजीत के पास है। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तो सिर्फ़ उस इंसान से प्यार करती हूँ जो मेरी ख्वाहिशों को चुटकियों में पूरा कर सकता है। श्वेता की बातों ने मुझे कुछ भी कहने के काबिल नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके उससे पूछा था कि यह सब कुछ कब से चल रहा है। फिर मुझे अचानक याद आया था कि मैंने उससे कहा था कि जब तुम मुझसे राधिका के घर का कहकर जाती थी, तो क्या तुम राधिका के घर पर नहीं बल्कि अजीत से मिलने के लिए जाती थी? तो श्वेता ने फौरन ही मुझसे कहा था कि हाँ, ऐसा ही है। और फिर वह कहने लगी थी कि अब अगर तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया है, तो मुझे डिवोर्स दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। श्वेता की बातें सुनकर मैंने उसे डिवोर्स दे दी थी, क्योंकि मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता था, अपने साथ ना सही, किसी और के ही साथ। लेकिन डिवोर्स के 1 हफ्ते बाद हुई थी। मैं अकेले ही श्वेता की यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। हम दोनों के डिवोर्स को 4 महीने गुजर चुके थे। श्वेता फिर मेरे पास आ गई और इस बार वह रोती हुई आई थी। उसने आकर मुझसे बताया था कि अजीत ने उसे धोखा दिया, क्योंकि वह अमीर आदमी नहीं, बल्कि जो घर और गाड़ी उसने श्वेता को इम्प्रेस करने के लिए दिखाई थी, वह तो उसके बॉस की थी, जहाँ पर वह जॉब करता था। अब उसके बॉस ने अब उसे अपने जॉब से निकाल दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि अजीत तो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वह तो सिर्फ श्वेता के साथ टाइम पास कर रहा था, उसको तो अपने बच्चों की ही परवरिश करनी भारी पड़ रही है और उसको श्वेता को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने मुझसे कहा था, अवनीश, तुम मुझे माफ़ कर दो और एक बार फिर मुझसे शादी करके मुझे अपने घर में जगह दे दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस बार मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी और तुम्हें बहुत मोहब्बत भी करूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, मुझे उसकी सज़ा मिली, जबकि तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे और तुमने मेरी खातिर क्या नहीं किया था, और मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। श्वेता की बातें सुनकर मैंने उससे कह दिया था कि मुझे एक ही पत्थर से 2 बार चोट खाने की आदत नहीं है, और वैसे भी तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद तुम अपनी रिस्पेक्ट मेरे दिल से खो चुकी हो। इसलिए अब मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तुम मेरे घर से चली जाओ और दोबारा कभी पलटकर मेरे पास मत आना, क्योंकि अब मैं खुद को संभालना सीख लिया हूँ। वो रोते हुए मेरे पास से वापस अपने मायके अपने माता-पिता के पास चली गई थी और अब वह उन्हीं के पास रह रही थी। उन लोगों ने भी मुझ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि मैं दोबारा से शादी कर लूँ, लेकिन मैंने उनकी भी कोई बात नहीं मानी थी। मेरी ज़िंदगी बहुत परेशानी भरी गुजर रही थी। मैं बहुत परेशान था। फिर एक दिन एक आदमी मेरे पास आया और 10 लाख का चेक देकर चला गया। उसने मुझसे कहा था कि यह पैसे तुमसे मैंने 5 साल पहले उधार लिए थे और तुम यह पैसे देकर भूल गए थे। इसलिए मैं तुम्हें अब ये 5 लाख रुपए
वापस देने के लिए आया हूँ, क्योंकि अब मेरा कारोबार अच्छा चलने लगा है और भगवान का मेरे दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। इसलिए मैं उस उनसे तुम्हारा कर्जा नहीं रख सकता। मुझे अब याद आया था कि जब मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी, तब मेरे पास काफ़ी सारी सेविंग्स थी। तो इस इंसान ने मुझसे अपना कारोबार करने के लिए कुछ पैसे उधार माँगे थे। मैंने इसको 10 लाख दिए थे और इस इंसान ने मुझे मेरी बहन की शादी पर बड़ी मुश्किल से 5 लाख तो ही दिए थे, लेकिन 5 लाख अभी भी बाकी रह गए थे और मैं उन पैसों के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। मैंने अपने इस पैसों से एक रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस शुरू कर दिया था। भगवान ने मुझे बहुत ही तरक्की दी थी और कुछ दिनों बाद मेरी बहन ने मेरे लिए एक अच्छी-सी लड़की देखकर मेरी शादी भी करवा दी थी, जिसके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही थी। और अब 3 साल बाद मैं एक बेटे का पिता भी हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी तरह आप लोग भी आँख बंद करके किसी पर इतना भरोसा मत करना, जितना मैंने किया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।